गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। माय नेम इज अविनाश कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस। फटाफट से आज देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले विल क्विकली सी द रिकैप जो हम हर क्लास में देखते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था और कल के आपके डाउट्स भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। रिकैप्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। कल हमने बात की थी फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। मैंने आप लोगों को म्यूलर-बेसलर का प्रिंसिपल बताया था, उसके एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को वेरियस मेथड बताए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईएलडी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चंस देखे थे। अलॉन्ग विद दिस वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। मैंने आप लोगों को से कल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस का, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर मेनली टू मेथड्स दैट इज अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टर्म्स इन द वेरियस वैल्यूज इन द स्ट्रक्चर। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल जिसको हम यूज करके वहाँ पे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर मेनली टू मेथड्स, दैट इज फर्स्ट इज फोर्स मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। मैंने आप लोगों से ये दो मेथड के बारे में बात की थी और इसके बीच में आपको डिफरेंस भी बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। एंड इन द लास्ट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड कि वेरियस आपके मेथड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास फोर्स मेथड के यू हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक थ्री मोमेंट थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम, देयर आर कास्टिग्लिआनो थ्योरम, देन देयर आर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। तो बहुत सारे मेथड अवेलेबल है फॉर द कैलकुलेशन वाया फोर्स मेथड। फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड देयर आर मेनली फोर मेथड। मैंने आपको बोला था कि रिमेंबर दीज फोर मेथड्स। फर्स्ट वन वाज द स्लोप डिफ्लेक्शन, then comes the moment distribution, then comes the Carney's method, and the last one is the stiffness matrix method. तो इन चार मेथड के अलावा कोई भी मेथड होगा आपका that comes under the domain of force method। तो आज हम वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। Today we'll discuss about the various displacement method, that is your stiffness your slope deflection equation, moment distribution method, उसके बारे में बात करेंगे। Carney's method is outdated, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, so will not discuss about that. Stiffness matrix will be discussed in the matrix analysis chapter। तो वहाँ पे हम flexibility matrix और stiffness matrix दोनों की बात करेंगे। तो today I am going to discuss two very important method. The first one is the slope deflection and the second one is the moment distribution method. Before starting this particular topic, जितने बच्चे ऑनलाइन आगे हैं फटाफट से जो है इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, share this with your friends and do subscribe this channel to get the notification of the next upcoming classes। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं from the 1st of next month, that is 1st of August, from the 1st of August I am going to start a new topic. This topic will be finished most probably by 30th और 31st आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस फिनिश हो जाएगा। After that I will start the new topic, that is fluid mechanics। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक। जो भी आपका सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस्ड ऑन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एग्जाम्स, आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अलॉन्ग विद दिस आई विल आल्सो डिस्कस हाइड्रोलिक मशीन्स। तो नेक्स्ट मंथ में आप फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स दोनों का कवरेज कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल अलॉन्ग विद मी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम 1st of August ऑनवर्ड्स। ठीक है, और ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। द डेट इज एज ऑफ नाउ इज 5th of August, जिसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इन फ्यू डेज यू विल गेट अ डिटेल वीडियो अबाउट ऑफ द वेरियस कोर्सेज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 5th of August ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल के अंदर कोर्स पूरा कवर कराया जाएगा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेई एज वेल एज फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द गेट एंड ईएससी जो आपके एक्सपेक्टेड है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए okay, so before starting the class, let me introduce myself. My name is Avinash Kumar and I have secured all India rank 4 in SSC JEE
2017। इसके अलावा 3 टाइम्स मैंने गेट क्वालिफाई किया है अलॉन्ग विद बेस्ट रैंक ऑफ 225 एंड 2 टाइम्स ESE मेंस मैंने क्वालिफाई कर रखा है और इंटरव्यू मैंने दे रखा है। एंड आई एम बीटेक फ्रॉम NIT जयपुर एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। सो नंबर ऑफ एग्जाम्स में अपीयर होने का, along with these examinations I have cleared DMRC, WRD, JEE, DFCCIL, various other examinations जो हुए हैं वो मैं अपीयर हूँ and cleared number of examinations। तो along with the experience of attempting the exams, I have experience of teaching also of around 2 years। I've been guiding for all the students for the preparing for the, ठीक है, all the students preparing for the SSC JEE GATE in ESC examinations। जो मेनली सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ that is strength of material, RCC design, structure, transportation, soil mechanics, and now I have started taking fluid mechanics also। So you can take benefits of this particular things। And this is the personalized code जो भी प्लस में ज्वाइन करना चाहते हैं, those who want to join plus they can use this code Avinash11 and you will get 10% instant discount on all Unacademy Plus platform। ठीक है, चलिए, ओके। So these are the various benefits of having plus subscription: live classes, crash courses, RIBs, English Hindi batches, doubt clearing session, weekly tests। ये आपका briefly क्या आपके benefits हैं of the plus subscription। ये method है आपका to take a plus subscription, to just pick a goal, go for get subscription, click on the amount, click on the period you are going for, ठीक है, use this code Avinash11 and you can join plus courses along with this। various payments method are available, ठीक है, और इसके अलावा EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास फॉर पेइंग द फीस कोर्स। तो आप देख सकते हैं द अमाउंट इज वेरी मीगर यू कैन से, और जो एज कंपेयर टू अदर थिंग्स दे आर वेरी लेस, ठीक है, ओके। सो दिस इज द वेरियस मेथड्स, और आप जो है यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑन द टेलीग्राम यूजिंग दिस पर्टिकुलर channel and you can join our community of Facebook on there। okay, चलिए शुरू करते हैं, start the class quickly, class start करते हैं। okay, the first topic of method of structure analysis is displacement method। और displacement method में जो first topic है that is of slope deflection equation। तो आज हम पढ़ने वाले हैं displacement method and in that particular thing first part is slope deflection equation। slope deflection equation, ठीक है, slope deflection equation। in slope deflection equation what we do is हमारे पास मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और कुछ भी रैंडमली लोड्स लगे हुए हैं, मान लीजिए यूडीएल है, कोई पॉइंट लोड है, इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है। हमको क्या करना है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, हमको यहाँ पे मेंबर एंड मोमेंट्स निकालने हैं। तो दिस इज एम ए बी, दिस इज एम ए बी एंड दिस इज एम बी। हमको ये मेंबर एंड मोमेंट्स निकालने हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो अननोन होते हैं दैट आर डिस्प्लेसमेंट्स, अननोन आर डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए फटाफट से, फ्यू नोट विल रोट डाउन हियर इज, फर्स्ट इज इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर एंड मोमेंट्स एंड द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। जैसा नाम है वैसा काम है, डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब इन दिस मेथड, in slope deflection equation we establish a relation between member end moments and unknown displacements and unknown displacements।
This is the first point. Second point is slope deflection method is displacement method of analysis, and where the unknown displacements can be calculated by using equilibrium equation. तो unknown displacements are calculated using equilibrium equations से हम यूज करके अननोन डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन are equal to the value of decay of the structure. That is kinematic indeterminacy of the structure. तो जितना वैल्यू ऑफ डीके होगा उतना वैल्यू हमको पता होना चाहिए उतने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो जो सपोर्ट मोमेंट्स होते हैं दैट वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ द सपोर्ट मोमेंट्स comprises of first is effect of loading. Second is effect of rotational slip. Third is effect of settlement of support. तो जो हमारे पास तीन इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट ऑफ लोडिंग में हमको क्या पता होना चाहिए, हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पता होने चाहिए। नाउ आपने सपोर्ट को फिक्स मान लिया। नाउ योर सपोर्ट इज फॉर एग्जांपल अगर आपका हिंज सपोर्ट है तो वो फिक्स ना होकर वहाँ पे क्या होगा, एक रोटेशनल स्लिप होगा। सो वी हैव टू कंसीडर रोटेशनल स्लिप ऑल्सो। उसके बाद अगर मेरा सपोर्ट वहाँ पे यील्ड कर रहा है तो उसकी वजह से भी हमको निकालना पड़ेगा उसका इफेक्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। तो जब हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्ट्रक्चर और इसके ऊपर कुछ भी लोडिंग अप्लाइड है, इस तरीके से मान लीजिए। तो वैल्यू ऑफ स्लोप इज वैल्यू ऑफ मेंबर एंड मोमेंट एम ए बी। ये अगर एम ए बी है, दिस इज एम बी ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी। दैट इज एम एफ ए बी इज फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ए बी बीम प्लस 2 EI by L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। ये हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल के आती है। दिस इज आवर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। दैट इज एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2 EI by L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। एम एफ ए बी क्या है आपका, एम एफ ए बी हेयर इज फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ बीम ए बी। फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ बीम ए बी। थीटा ए क्या है, एंड ए पे आपका रोटेशन, थीटा बी आपका बी एंड पे रोटेशन।
डेल्टा इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर वो आपका क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन। यहीं पे लिख देते हैं साइन कन्वेंशन। First point is clockwise moment is taken as positive. Clockwise moment is taken as positive. Second is clockwise rotation is taken as positive. Clockwise rotation is taken as positive. Third is if the deflection is such that if deflection of the joint if deflection of the joint is such that it produces clockwise rotation, clockwise sense, then it is positive. मीन्स क्या हो गया कि अगर आपका एंड बी एंड ए से ज़्यादा सेटलमेंट करेगा तो क्या होगा, आपका बीम एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव. सो दीज आर द वेरियस साइन कन्वेंशन. क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव, clockwise rotation is taken positive, and when the displacement is such that then there it produces clockwise sense, then it is taken as positive. ठीक है, यहाँ पे आप एक दो पॉइंट और नोट में लिख सकते हैं, नोट करके यहाँ पे थ्योरी के एक दो पॉइंट लिख सकते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं. द फर्स्ट वन इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन is based on principle of superposition. Hence they are applicable only for only for smaller magnitude of deformations. Smaller magnitude of deformations. मतलब जब आपके डिफॉर्मेशंस बहुत छोटे होंगे तभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं. And that is why this method is also applicable when the magnitude of deformations are very small and obeys Hooke's law. तभी Hooke's law को obey करेगा, and when the deformations are very small then only slope deflection equation can be applied. ठीक है. Second point is only effect of bending is considered. सिर्फ बेंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे कंसिडर किया गया है. इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स, thrust etc. are neglected. जो इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स, थ्रस्ट एक्सेट्रा है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है. अब बात आती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ से आएंगे. हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएंगे आपके जॉइंट से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये फिक्स्ड बीम है, इस केस में मेरे पास क्या क्या हो सकता है वैल्यूज. एक हमको ये पता है कि एंड ए और एंड बी वहाँ पे रोटेशन क्या आएगा, 0 आएगा. तो एंड ए और एंड बी में रोटेशन 0 आएगा. इसके अलावा अगर आपका हिंज जॉइंट होता तो वहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू 0.
उस तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएंगे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरियस फॉर्मूलाज हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग एंड द बाउंड्री कंडीशंस. उसकी बात कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ fixed end moments. Fixed end moments. Calculation of fixed end moments. वेरियस बीम्स और उन पे लगने वाले लोडिंग्स और बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. फर्स्ट वन इज समथिंग लाइक दिस. आपके पास फिक्स्ड बीम है और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाइड है एट द सेंटर L/2 एंड L/2 पे. तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर देता हूँ. दिस इज PL/8 एंड PL/8. जो आपका लोड लग रहा है इनटू लेंथ ऑफ द बीम डिवाइड बाय 8. दिस इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट इन दिस केस. Second point is when a fixed beam is there और आपको वहाँ पे दे दिया कि UDL is applied. In this case the value of fixed end moment will be equal to WL square by 12. WL square by 12. Third case is when one end is fixed, other end is hinged. इस तरीके से आपके पास है and a point load is applied P at the center. इस केस में क्या होगा देखिए ध्यान से इसको. यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों एंड अगर फिक्स था तो क्या था PL/8 और PL/8. इसको ऐसे समझिए. अगर यहाँ पे दोनों एंड फिक्स थे तो ये था PL/8, यहाँ भी था PL/8. बट मेरा क्योंकि दूसरा एंड मेरा हिंज है तो रिजल्टेंट वहाँ जो मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. मैं क्या करूँगा एक अपोजिट सेंस में एक मोमेंट लगा दूंगा PL/8. तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया. Now when a moment is applied at one end and the far end is fixed, half of the moment is carry over to the fixed end. जो भी मैंने मोमेंट अप्लाई किया यहाँ पे एक्सटर्नली उसका हाफ ऑफ द मोमेंट जो है वो कैरी ओवर हो जाता है. इसको हम बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर. तो क्या होगा यहाँ पे हाफ ऑफ द जो लोड है आपका हाफ ऑफ द मोमेंट है वो यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा इन द सेम सेंस. तो PL/16 आपका यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा. ठीक है. एंड जो आपका रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी समेशन ऑफ PL/16 प्लस PL/8. तो कितना आ जाएगा ये. दिस बिकम्स 3PL/16. ठीक है. चलिए. So these are the various methods. Formulas for the calculation of fixed end moments. The fourth one is अब आपके पास यहाँ पे सेम केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे UDL अप्लाइड है. सेम केस में हमारे पास UDL अप्लाई हो गया. ठीक है. दिस इज W, दिस इज L. यहाँ पे अगर हमारे पास UDL अगर तब अप्लाई होता जब दोनों एंड फिक्स है तो मोमेंट क्या आते दैट विल बी WL square by 12 एंड WL square by 12.
पर क्योंकि दूसरा एंड मेरा क्या है, हिंज है, क्या करना पड़ेगा मुझे, एक बैलेंसिंग मोमेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज WL² by 12, हाफ ऑफ दैट विल बी कैरी ओवर्ड एंड दैट विल बी WL² by 24. तो दिस बिकम्स 0, this becomes 0 and this becomes WL² by 12 plus WL² by 24. कितना आ जाएगा ये, this becomes WL² by 8. ये आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा इन दिस केस. ठीक है, तो ये आपके 4 केस हो गए. नेक्स्ट केस इज केस नंबर 5. व्हेन द बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड और आपका एक पॉइंट लोड अप्लाई हो गया at a distance A from the one end and B from the other end. In this case जो fixed end moment होगा that is equals to PAB² by L² and at this end it will be PA²B divided by L². PA²B divided by L². Next point is 6th, that is when a uniformly varying load is applied, uniformly varying load like this is applied. इस तरीके से आपके पास लोड है. In this case the value of moment is equals to WL² by 20 and in this end the moment is equals to WL² by 30. This is the 6th case. When a uniformly varying load maximum at one end that is W and minimum at other end that is equals to 0, वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. Seventh point is when a fixed beam is there and uniformly varying load such that maximum ordinate is at center and minimum at the ends is applied. इस तरीके से and आपके पास इस तरीके से फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो गए. In this case the value of fixed end moment will be equal to 5WL² by 96 and 5WL² by 96. This is the fixed end moment. And the last case is, ऐसे तो बहुत केस हैं but these are mainly the important cases are there. 8th one is when a fixed beam is there और एक मोमेंट अप्लाई हो गया m नॉट at a distance A from the one end and B from the other end. तो इस केस के अंदर जो मेरा मोमेंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन ध्यान रखिए क्लॉकवाइज, जब आपका मोमेंट भी क्लॉकवाइज है. ठीक है, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मोमेंट इज m नॉट B into 3A minus L divided by L² and in this side the moment will be again clockwise and that will be equal to m naught A into 3B minus L divided by L². This is the value of moment that is fixed end moment generated at the ends m naught B into 3A minus L divided by L², m naught A 3B minus L divided by L². चलिए, these are the values of various fixed end moments की जो हमारे values हैं according to the loading और according to the fixed end conditions. तो उसके हिसाब से आपके पास fixed end moment की ये values आती है. तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मेनली हमें यही चीज़ याद रखनी है कि कैसे हमको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को यूज़ करना है, कैसे हमको उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है और फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की क्या वैल्यू रहती है. ये 8 आपके जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इफ पॉसिबल टुडे, नहीं तो हम कल जो है इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए. सो दिस इज अबाउट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. इन द एग्जाम ऑफ एसएससी मोर देन दिस इज नॉट आस्क्ड. ठीक है, बाकी इसको पढ़ने के लिए तो बहुत
बड़ा टॉपिक है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज देयर, स्वे एनालिसिस, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे कवर इन द मेंस क्लासेस। ठीक है, मेंस क्लासेस में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज द हाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दिस। ठीक है, लेकिन एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न तो आपको इससे बाहर जाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट point of discussion is second point, that is moment distribution method. Moment distribution method. Moment distribution method. Moment distribution, in this method what we do is we calculate the member and moments, we calculate the member and moments without calculating the unknown slopes or rotation. नाम है इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड, बट विदाउट knowing the value of displacements हम member and moments calculate करते हैं. In this method each joint is successfully locked and unlocked till it reaches its equilibrium equation. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं. The first point is moment distribution method, that is MDM, is a displacement method of analysis, is a displacement method of analysis is a displacement method of analysis in which member and moments are calculated without calculating unknown displacements, that is delta or theta. डेल्टा और थीटा को कैलकुलेट किए बिना we calculate the value of member and moments. In this method each end is or joint is successively logged or unlocked successively logged or unlocked till it reaches its equilibrium position. ठीक है. Now in this method what we do is we do continuous iteration. जैसा मैंने बताया आपको कि हम लॉकिंग अनलॉकिंग कर रहे हैं सक्सेसिवली ऑफ द जॉइंट्स. सो we do is we do iteration here and for that we need to know about the stiffness of the member. तो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्टिफनेस, और उसके बाद आपका ये टॉपिक आपका समझ में आएगा कि मतलब क्या होने क्या वाला है इसके. नेक्स्ट पॉइंट इज stiffness of a member. Stiffness of a member, that is denoted by letter K. Stiffness of a member is defined as the moment. It is that moment which is to be applied at the joint to produce unit rotation. Simple. It is that moment या फिर stiffness of a member या फिर K is defined as the moment value that needs to apply to produce
unit rotation, to produce unit rotation. It is called stiffness of the member. अब स्टिफनेस की वैल्यूज क्या होती हैं देखिए. इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका बाउंड्री कंडीशंस कैसा है. नाउ फर्स्ट इज व्हेन योर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस एंड आपके पास फॉर एग्जांपल कि फार एंड आपका क्या है, फिक्स है. फार एंड आपका क्या फिक्स है. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस इज व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड is equals to 4 EI by L. This is the case when far end is fixed. So आपको इतना मोमेंट लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन इन दिस स्ट्रक्चर. तो आपको यहाँ पे कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू K टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन. तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा. दिस इज यूनिट एंड द मोमेंट अप्लाइड विल बी इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ द member when far end is fixed. Next is when far end is hinged, the value of stiffness will be equal to 3 EI by L. Number of times ये क्वेश्चन पूछा भी गया है. When far end is hinged, when far end is hinged, in that case value of stiffness is equals to 3 EI by L. And then we need to calculate joint stiffness. जॉइंट पे जितने मेंबर आके आपके मीट कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं हम जॉइंट स्टिफनेस, दैट इज इक्वल्स टू Kj. एंड जॉइंट स्टिफनेस इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स जॉइंट जो वहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं उनके सब मेंबर्स का स्टिफनेस, उसको एडिशन को हम बोल देते हैं जॉइंट स्टिफनेस. तो इट इज द summation of stiffness of members meeting at a joint. अब हम ये स्टिफनेस और ये जॉइंट स्टिफनेस ये सब निकाल क्यों रहे हैं? व्हाट इज द एम ऑफ दीज कैलकुलेशंस? ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस कैलकुलेशन इज वी नीड टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालने की जरूरत है. अब उसकी जरूरत क्या है उसकी बात करते हैं. पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है देखिए. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय DF and that is equals to member stiffness divided by joint stiffness member stiffness divided by joint stiffness. तो मान लीजिए आपके किसी भी जॉइंट पे आके 3 मेंबर्स मिल रहे हैं, आपको तीनों का स्टिफनेस पता है, आपने उसकी जॉइंट स्टिफनेस निकाल दिया. इसको समझते हैं एग्जांपल से कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. तीनों का आपका जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है दैट इज इक्वल्स टू EI. तीनों की लेंथ आपकी L है. तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ जॉइंट स्टिफनेस विल बी इक्वल टू 4 EI by L प्लस 3 EI by L प्लस 3 EI by L. क्योंकि दो आपके एंड्स क्या हैं, दो एंड्स आपके पिन जॉइंटेड हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 EI by L. ये हो जाएगा आपका 10 EI by L. 10 EI by L. Now suppose this is A, this is B and this is C. तो मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना हो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द मेंबर AO that will be equal to 4 EI by L divided by the joint stiffness that is equals to 10 EI by
L, that is equals to 0.4. Similarly, distribution factor for the member BO will be equal to 0.3, and distribution factor for the member CO will be equal to 0.3. This is the meaning of distribution factor. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल क्यों रहे हैं? ये हम इसीलिए निकाल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जॉइंट, अगर मेरे पास O है, यहाँ पे अगर मैं मोमेंट M अप्लाई कर दूँ, तो AO मेंबर के अंदर कितना मोमेंट जाएगा, OB मेंबर के अंदर कितना मोमेंट जाएगा और OC मेंबर के अंदर कितना मोमेंट जाएगा, वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से पता लगेगा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस AO मेंबर के अंदर आपका कितना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू द जॉइंट मोमेंट दैट इज अप्लाइड, दैट इज M. तो 0.4 M ये आपका OA के अंदर जाएगा. इसी तरह OB के अंदर कितना जाएगा, दैट विल बी 0.3 M, एंड OC के अंदर इट विल बी 0.3 M. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का आपका ये सेंस बनता है. एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इसके अलावा कैरी ओवर फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. व्हेन योर फार एंड इज फिक्स्ड द कैरी ओवर फैक्टर विल बी इक्वल टू हाफ जो भी आपने मोमेंट अप्लाई किया है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट द वैल्यूज. नाउ ये आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या होता है. अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है. देखिए, चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको. we'll discuss with this example. एक एग्जांपल समझते हैं and the whole of the moment distribution method will be clear. आपके पास सपोज कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है. एंड आपका जो एक एंड है यहाँ पे, दैट इज हेयर हिंज, एंड दिस एंड इज सपोज रोलर. दिस एंड इज फॉर एग्जांपल रोलर एंड, और इसके ऊपर एक यूडीएल अप्लाइड है, जिसकी इंटेंसिटी है 12 किलो न्यूटन पर मीटर. And this distance is 4 meters with stiffness I, and this distance is 3 meters with stiffness I. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को मुझे एनालाइज करना है और मुझे यहाँ पे मेंबर एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. नाउ for member AB, MF AB is equals to WL square by 12. W here is 12. WL square by 12. That is equals to 16 किलो न्यूटन मीटर. Now clockwise को मैंने पॉजिटिव माना था, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? That will be नेगेटिव. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव. MFBA क्या हो जाएगा? MFBA is same value but in clockwise sense, so this will be positive 16 किलो न्यूटन मीटर. MFBC और MFCB इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई भी लोड ही अप्लाइड नहीं है BC के अंदर. दिस आर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA विल बी इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ BA डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस. स्टिफनेस ऑफ BA क्या हो जाएगा? 4EI by L is 4 divided by total stiffness. Total stiffness is 4EI by L plus 3EI by L. सेकेंड केस के अंदर 3EI by L, क्योंकि फार एंड आपका क्या है? हिंज्ड है. इन दिस केस दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 by 2. Similarly, when we calculate distribution factor for the member BC will be equal to 1 by 2. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गए, कैलकुलेशन हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की निकल के आ गई. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ टेबल फॉर्मेशन करनी है हमको. नेक्स्ट
टेबल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमको, देखो सबसे पहले लिखेंगे जॉइंट्स, यहाँ पे लिख दिए मैंने जॉइंट्स, जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी. Below that we'll write value of distribution factor. For the BA value is 1/2, for the BC the value is 1/2. Then we'll write the fixed end moments. MFAB is equals to -16, MFBA is equals to +16, this is 0 and this is 0. ये हमारे पास टेबल बन गई. अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट द इटरेशन प्रोसेस. अब मेरे पास सबसे पहले जॉइंट सी पे क्या है, हिंज है, वहाँ मोमेंट 0 होना चाहिए था. दिस मोमेंट इज ऑलरेडी 0, तो मुझे इस एंड को छेड़ने की जरूरत नहीं है. नाउ एंड बी, जो जॉइंट बी है मेरा, उसके ऊपर 16 किलो न्यूटन मीटर का पॉजिटिव मोमेंट अप्लाइड है. अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाफ और हाफ है, तो क्या होगा, हाफ आपका बी ए में चला जाएगा, हाफ आपका बी सी में चला जाएगा. एंड जो आपका हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए भी होगा, क्योंकि जॉइंट बी आपका क्या है, एक हिंज है. हिंज पे क्या होगा, मोमेंट 0 होगा. तो 16 का जो -16 जो उसका काउंटर पार्ट है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स -8 एंड -8, ये आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. एंड सिंस योर एंड ए इज फिक्स्ड, तो हाफ ऑफ द मोमेंट जो मेरा बी ए में आ रहा है, दैट विल बी कैरी ओवर टू द एंड ए, मीन्स यहाँ से मेरे पास हाफ ऑफ द मोमेंट कैरी हो जाएगा, दैट इज -4. एंड दिस एंड विल नॉट कैरी ओवर, क्यों, क्योंकि दूसरा एंड क्या है, मेरा एक हिंज एंड है, तो दैट विल नॉट कैरी ओवर टू द अदर एंड. यहाँ पे आपके आके योर इटरेशन प्रोसेस विल स्टॉप, योर इटरेशन प्रोसेस विल स्टॉप. इन दिस केस यहाँ पे क्या कीजिए, फिर यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन एंड कैलकुलेट द फाइनल एंड मोमेंट्स. तो हेयर द वैल्यू इज -20, this value is positive of 8, this is negative of 8 and this is 0. ये आपके मेंबर एंड मोमेंट्स निकल के आ गए. ये मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि हाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ मेंबर एंड मोमेंट्स इन द केस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सही है यहाँ तक कहानी. अब आपको कि दिमाग में ये है कि सर मुझे डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करने ही करने हैं, कि कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट में. अगर आपके पास मेंबर एंड मोमेंट्स आ गए तो क्या कीजिए, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगा दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, मेंबर एंड मोमेंट्स के साथ में आप उसको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. हेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा बी एंड थीटा सी, और कोई आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, तो टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड. आपके पास मेंबर एंड मोमेंट्स है, यूजिंग दैट यू कैन कैलकुलेट टू एंड मोमेंट्स. लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज plotting of bending moment diagram. Last part is plotting of bending moment diagram. Now in this case what we have to do is method of superposition we need to apply. हमारे पास end A पे moment निकल के आ गया, that is equals to -20, that is anti clockwise 20 किलो न्यूटन मीटर. end B पे आपका है positive of 8, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा. then एंड बी पे अगेन आपका कितना है, -8, दिस इज 8 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. एंड सी आपका क्या है, 0 है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये आपके मेंबर एंड मोमेंट्स आ गए. तो व्हाट इज द थंब रूल फॉर द प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन द केस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज, व्हाट वी नीड टू डू इज, आप क्या कीजिए, सबसे पहले मेंबर एंड मोमेंट्स को प्लॉट कर दीजिए. उसको प्लॉट कैसे करना है वो समझिए. आपका जो मोमेंट है, जिस साइड में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिस साइड में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिस साइड में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, उस साइड में उसको प्लॉट कर दीजिए. इन दिस केस एट एंड ए, टॉप पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, बॉटम में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा. तो मैं क्या करूंगा, इसको टेंशन साइड में प्लॉट कर दूंगा. एंड बी पे, टॉप पे टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, मैंने टेंशन साइड में प्लॉट कर दिया अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड. फिर क्या कीजिए, उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज फॉर द मेंबर ए बी.
सिमिलरली BC के लिए B मेंबर पे आपका क्या है, टॉप पे टेंशन है, वैल्यू इज सेम 8 एंड इवेंचुअली इट बिकम्स 0. दिस इज योर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अब इस पे क्या करना है, मुझे जो मेरे पास एक्सटर्नल लोडिंग है उसको मेरे को सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके मुझे उसको प्लॉट कर देना है. नाउ मेंबर ए बी के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे यूडीएल है. मेरे पास क्या है, यहाँ पे यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर. इन दिस केस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू W L square by 8. L is 4 meters. L square by 8. So this comes out to be 12 into 4 divided by 2. This is 24 kilonewton meter. Means यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी दैट इज पैराबोलिक, इस तरीके से दैट इज पैराबोलिक, और ये वैल्यूज क्या होंगी, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. तो जो आपका रिमेनिंग एरिया बचा अदर देन द ओवरलैपिंग एरिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये थंब रूल है फॉर द प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. मैक्सिमम वैल्यूज पूछ रहे हैं आपसे, तो हियर इट इज 20. यहाँ पे आपका कितना था टोटल, 24 एट द सेंटर, 24 माइनस 20 एंड दिस इज 8. तो 20 माइनस 8 दैट इज 20 प्लस 8 दैट इज 28 डिवाइड बाय 2 दैट इज 14. तो 24 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन मीटर. मतलब आपका जो सेंटर पे आएगा दैट इज 10 किलो न्यूटन मीटर. तो आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर. एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पूछ ले, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर. तो हमारा जो एम होता है फॉर द प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम, तो क्या होता है, दैट इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस फंक्शन वैल्यू. So this is all about your moment distribution method and slope deflection equation. ठीक है, so this is the method that we need to remember for the calculation of your various terms. ठीक है, यहाँ तक. कल की क्लास में मैं इसी पे बेस्ड आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ. सो आफ्टर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर. आपको कोई भी डाउट हो इन योर क्लासेस, in these classes you can ask me in the comment section, you can ask me on Facebook, you can ask me on Telegram. My Telegram number is 63785 68935. वहाँ पे आप मुझे पिंग करके you can ask your queries. आपको कोई भी दिक्कत है कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये करा दीजिए, जो भी कराना है. एंड यस, आई रिमाइंड यू अगेन, फ्रॉम 1st of August आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स अलॉन्ग विद हाइड्रोलिक मशीन्स. ठीक है, तो वो पूरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम द 1st of August. तो डू फॉलो दीज क्लासेस, लाइक दीज वीडियोस. आपके लिए नंबर ऑफ सिलेबस और कंटेंट हम लेके आ रहे हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. what you can do for us is like this video, share this video with your friends. ठीक है, and yes, keep revising, keep practicing. and कल की क्लास में I am going to discuss various questions based on these topics. so do revise these topic and tomorrow we'll meet again with few questions जो पूछे गए हैं गेट ESC और आपको पूछे जा सकते हैं SSC एग्जाम्स के अंदर. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय.